सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। भाई आज हम न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे 30 जून का। और न्यूज़पेपर से अलग भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। और पिछले मैंने 7-8 न्यूज़पेपर एनालिसिस कर दिए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि उन्हें देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाइए। एक प्लेलिस्ट है द हिंदू न्यूज़पेपर, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज है उनमें। आज ये शुरू करते हैं आगे। जो पहला आज न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको इंश्योर करे कि उनको खाना ढंग से मिल रहा हो, यानी कोई भी भूखा ना मरे। एक किस्म से बात ये है। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ इसमें बात क्या हुई है। देखिए, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, हरियाणा में, यूपी में, कहीं पर भी रहते हो, तो आपने देखोगा आपकी फैमिली का एक राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड बनता है तो उस राशन कार्ड को अगर आप लेके जाओगे कहाँ पे, फेयर प्राइस शॉप या फिर राशन शॉप कह लो उसको, या एफपीएस कह लो या राशन शॉप कह लो। फेयर प्राइस शॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ का प्राइस फेयर होता है, यानी अफोर्ड करने लायक होता है। तो आप अगर अपना राशन कार्ड लेके उस फेयर प्राइस शॉप पे जाते हो तो आपको सरकार की तरफ से अन्न मिलता है, अनाज मिलता है। और जैसे आपको कह दिया जाएगा कि 5 किलो गेहूं मिलेंगे हर महीने हर एक व्यक्ति को। ठीक है, तो ऐसे ही आप राशन कार्ड यूज करके अपनी फैमिली का क्या ले सकते हो, जाकर ग्रेन्स ले सकते हो। ठीक है, पहले पिछले साल जब आपदा आई थी कोविड-19, तो सरकार ने दालें भी प्रोवाइड की थी। ठीक है, पल्सेस भी प्रोवाइड की थी। तो इस तरीके से आप अपना राशन कार्ड यूज कर सकते हो अपनी स्टेट में जाकर। ध्यान दे, अपनी स्टेट में जाकर, यानी अगर आप हरियाणा के हो तो अपना राशन कार्ड केवल हरियाणा के अंदर यूज कर सकते हो राशन शॉप पे जाकर। ये था अब तक जो चल रहा था। अब देखिए, इससे प्रॉब्लम क्या आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिलती हरियाणा में, और मैं दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए किसी और राज्य में चला जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र। तो अब मेरा राशन कार्ड था कहाँ का? हरियाणा का। लेकिन मैं चला गया कहाँ हूँ? महाराष्ट्र में। तो मेरा राशन कार्ड, जो मुझे राशन मिलना था, वो केवल हरियाणा में मिल सकता है। अगर मैं महाराष्ट्र में चला जाता हूँ तो उस राशन कार्ड से मुझे वहां पर राशन नहीं मिलेगा। ये अब तक होता आया था। ठीक है, तो इससे क्या था, जो जितने माइग्रेंट वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर यानी जो अपना राज्य छोड़कर किसी और राज्य में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा था, वो वहां जाते थे, उनके पास अपनी स्टेट का राशन कार्ड होता था, लेकिन दूसरी स्टेट का राशन कार्ड तो बन नहीं सकता, राशन कार्ड था नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि वहां पे जाकर राशन कार्ड बनवाए। या तो इस कारणवश क्या होता था, माइग्रेंट वर्कर्स को इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वहां पर राशन कार्ड के लिए कैसे करे। मतलब इतनी टेंशन कोई नहीं लेता। वो उन्हें ही होता कि भाई एक टाइम हमने कमाया और दूसरे टाइम हमने आटा ला के खरीद के खा लिया। ठीक है, इतना कोई ध्यान नहीं देता। तो इससे क्या हो रहा था, जो अनएजुकेटेड माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको सरकार के द्वारा जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जो 2013 में पास हुआ था, एनएफएसए, जिसके लिए रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी ले रखी है। एनएफएसए क्या है कि हर एक फैमिलीज को फूड ग्रेन प्रोवाइड करेगी सरकार। ठीक है, और यही था। तो अब क्या हुआ था, माइग्रेंट वर्कर्स अगर किसी और राज्य में चले जाते तो राशन कार्ड नहीं होता था, और वो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की गई फैसिलिटी थी उनको नहीं ले सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब कोविड-19 आया तो सरकार ने एक एक तरीका ढूंढा है इसका, और वही कहते हैं वन नेशन, वन नेशन यानी इंडिया, एंड वन राशन कार्ड। यानी पूरे इंडिया में अगर आप कहीं पर भी हो और आपके पास अपना राशन कार्ड है तो आप किसी भी राज्य में फूड ग्रेन्स यानी सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो ले सकते हो। तो यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम है, सरकार जल्दी से जल्दी सारी स्टेट, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज साथ में मिलकर इसको जल्दी से जल्दी 31 जुलाई से पहले इंप्लीमेंट करें। तो ये सारी बात मैंने ऊपर लिखी है कि हम अपने राशन कार्ड से फेयर प्राइस शॉप पे ही खरीद सकते हैं, पहले अपनी स्टेट में। लेकिन अब क्या होएगा, जब ये स्कीम आ जाएगी वन नेशन वन राशन कार्ड, कि आप इंडिया में कहीं पर भी हो तो आप सरकार के द्वारा दी गई फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो, यानी उस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो। तो यही बात हुई है इसमें। अब एक और बात है, जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है। अब लेबर मिनिस्ट्री क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। उसको कहा गया था 2018 में कि आपको एक डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस यानी नाम प्रोवाइड करने हैं सरकार को कि कौन कौन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। अब पहले ये समझिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्या है। जैसे कोई अपना ठेली लगा रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, ठीक है, या फिर कोई गलियों में आता है कि भाई आलू ले लो, टमाटर ले लो। ये सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। यानी ऐसा नहीं है इनको सरकार पेंशन देगी, ठीक है, इनके लिए सरकार ने कुछ बेनिफिट सोच रखे हैं,
ये ऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्या होता है? जैसे कोई एम्प्लॉय सरकारी गवर्नमेंट की जो सरकारी जॉब कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, यानी उसका सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे से होएगा सब कुछ। अगर उसको एक्सीडेंट हुआ तो सरकार उसका कवर प्रोवाइड करेगी एक्सीडेंट का। लेकिन अगर कोई ठेली वाला गली से जा रहा है सब्जी बेचते हुए, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसे खुद के पैसे खुद लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है सरकार उसको पैसे देगी। ठीक है, ये बात समझ के आप। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से होते हैं? जिनको सरकार की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं होती। तो ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर भारत में लगभग कितने हैं? 45 करोड़। 45 करोड़ लोग अपना ही काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहते हैं उनको। जैसे किसी ने अपनी करियाने की शॉप खोल ली, वो भी क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो इस तरीके से सरकार ने जो लेबर मिनिस्ट्री को कहा गया था कि आपको एक डाटाबेस तैयार करना है जिसका नाम है नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जिसमें लगभग लगभग आपको 45 करोड़ लोगों के नाम दर्ज करने थे। ये क्यों करने थे? देखिए, जब सरकार के पास एक डाटाबेस आ जाएगा कि ये पर्सन अनऑर्गेनाइज्ड है, तो सरकार उन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए एक अलग से स्कीम चला सकती है जिससे उनको फायदा होए। तो यही एक डाटाबेस बनाना था, इसको 2018 में कहा गया था, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री ने अब तक इसको तैयार नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्लैम किया है। स्लैम यानी उसको डांटा है। ठीक है, तो यही बात थी इस पूरे न्यूज़ एनालिसिस में, यही बात हुई है कि जल्दी से जल्दी वन नेशन वन राशन कार्ड लगाया जाए। चलिए अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो सिप्ला एक कंपनी है, इंडिया में बेस्ड है, उसको अलाउ कर दिया कि वो मोडरेना एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। मोडरेना की एक वैक्सीन बन चुकी है। तो डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जो, उसने अलाउ किया है सिप्ला को कि वो मोडरेना के साथ कोलैबोरेट करके मोडरेना की वैक्सीन इंडिया में ले आए। अब इसको ऐसे समझिए, हमारे पास एक पोस्ट होती है इंडिया में, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी ड्रग्स क्या होता है? खाली ड्रग्स वो नहीं होता जो नशाबाजी करते हैं उसको ड्रग्स, खाली उसको नहीं कहते। जो हमारी मेडिसिन होती है मेडिकल लाइन में, उसको भी ड्रग कहा जाता है। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वो ये देखता है कि कोई भी दवाई बाजार में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कोई भी वैक्सीन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, विदेश से उस वैक्सीन को कैसे लाया जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी। तो ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है? ड्रग कंट्रोलर। इतनी बात समझ गए आप? तो ड्रग कंट्रोलर का ही ये काम है कि वो किसी भी कंपनी को अलाउ करे कि वो अपनी वैक्सीन भारत में बेच सकेगी या नहीं। अब पहले ये समझिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा। अब तक भारत में 3 वैक्सीन आप देख सकते हो, 3 वैक्सीन लग रही है। पहली जो है वो है कोविशील्ड। अब कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। अब देखिए, इसकी एक बात बताता हूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कौन सी है? कोविशील्ड। और कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो आई कहां से थी? एस्ट्राजेनिका कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की, यानी ब्रिटेन, लगभग यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है एस्ट्राजेनिका। तो उसने अपने यहाँ पे एक वैक्सीन बनाई थी। फिर वो वैक्सीन उसने क्या किया, जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके पास आई वो अपनी वैक्सीन लेके, और उसने कहा कि हम आपको वैक्सीन देंगे। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास गया कि हमें ये वैक्सीन इंडिया में लॉन्च करनी है। तो फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल जो होता है वो परमिशन देता है कि आप वैक्सीन लॉन्च कर सकते हो या नहीं। तो इस तरीके से ड्रग कंट्रोलर जनरल ने उसको हाँ कह दी, किसको? सीरम इंस्टीट्यूट को। और जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो भारत में चलने लगी। तो इस तरीके से पहली वैक्सीन देख लिया आपने कैसे भारत में आई। अब दूसरी जो है वो है कोवैक्सीन। अब देखिए, जो कोविशील्ड है उसका ओरिजिन एक किस्म से फॉरेन का है, यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन जो कोवैक्सीन है वो भारत के द्वारा ही बनाई गई है, और भारत की कंपनी है भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक ने ही किसको बनाया? कोवैक्सीन को। और जो भारत बायोटेक कंपनी है उसने कोलैबोरेट किसके साथ किया है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करती है, जैसे भी कोई नया वायरस आता है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी कैसे बनाया जाए। तो ICMR एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने ही पहले देखा था कि वायरस को बनाने के लिए जो वायरस के लिए जो एंटीबॉडी बनाएंगे वो कैसे बनाई जाएगी, वो किसने देखा था? ICMR ने। यानी ये रिसर्च करता है कि कैसे वैक्सीन बनेगी। फिर इसने अपने रिसर्च करने के बाद ये फॉर्मूला किसको बता दिया? भारत बायोटेक को। और इन दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम था कोवैक्सीन। और फिर ड्रग कंट्रोलर ने अलाउ कर दिया कि आप इसको भारत में लगा सकते हो। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हो गई ये दोनों भारत में। अब तीसरी जो वैक्सीन है वो है स्पुतनिक 5, जो कि कहां से आई? रसिया से। आज ही की न्यूज़ है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, रसिया के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि मैंने खुद स्पुतनिक 5 का टीका लगवाया है। ठीक है, उसने ये कह दिया, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाए उस वैक्सीन की, सब ऑथेंटिकेट समझे उसको। तो इसी तरीके से भारत में जो तीसरी वैक्सीन आ रखी है वो है स्पुतनिक 5।
और वो रसिया से आई है। और वो भारत की किस कंपनी ने संधि की है उसके साथ, रशिया के साथ? डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी, यही मैंने तीनों चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अब तक भारत में 3 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बेच रही है। अब जो चौथी कंपनी भारत में आने लग रही है वो ही है मोडरेना। तो सिप्ला जो कंपनी है भारत की, उसने मोडरेना जो कंपनी है यूएसए की, उसके साथ संधि कर लिया है और वो अब ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लेने लग रहे हैं कि उस वैक्सीन को लॉन्च करे। तो जो 4th वैक्सीन भारत में होगी वो है मोडरेना। और ऐसे ही यूएसए में 2 वैक्सीन हो रहा है भाई, फाइजर एंड जॉनसन। तो ये 2 और वैक्सीन है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि इन 2 वैक्सीन के बारे में भी बातचीत होएगी। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा इसको, तो आप देखना इसको। तो ये तो बात हुई भाई पहले 2 आर्टिकल। अब जो तीसरा है वो आप सोचोगे कि इसमें इतना कुछ है नहीं, लेकिन अब देखिए कितना कुछ करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मॉनसून सेशन होएगा कब से कब तक? 19 जुलाई से 13 अगस्त तक। अब ये कोई आपको पूछेगा नहीं कि भाई 2021 में मॉनसून सेशन कब हुआ था। अब इससे हमें एक टॉपिक निकल के आता है कि सेशन क्या होता है, कितने होते हैं सेशन पार्लियामेंट के। पहले ये समझिए पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट आपने सुना ही होगा, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को मिला के, और साथ में प्रेसिडेंट। तो इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। तो हर एक पार्लियामेंट के कुछ सेशन होते हैं। तो भारत में पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। सेशन क्या होता है? जैसे हम भाई स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा ऐसा होता है कि 2 सेशन है कि भाई पहले 6 महीने के बाद पेपर होंगे, फिर अगले 6 महीने के बाद पेपर होंगे, ऐसे होता है यूजुअली स्कूल में। तो इसी तरीके से हमारी पार्लियामेंट के भी 3 सेशन है कि पहले पार्लियामेंट तब मिलेगी, फिर तब मिलेगी और फिर तब मिलेगी। तो इसको ही कहा जाता है सेशन। अब ये सेशन बुला कौन सकता है? ये सेशन केवल प्रेसिडेंट बुला सकता है। तो ऐसे ही जो आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो सेशन को बुलाए। अब सेशन किसके बुलाएगा? एक तो लोकसभा होगी और एक राज्यसभा। यानी प्रेसिडेंट बताएगा कि कब लोकसभा को अपना सेशन शुरू करना है, कब राज्यसभा को अपना सेशन शुरू करना है। ये आर्टिकल 85। अब थोड़ा डिटेल समझिए, कितने सेशन है? 3। कौन से हैं? सबसे पहले जो हर एक साल की शुरुआत में आता है वो है बजट सेशन। अब बजट सेशन कौन सा है? यूजुअली नाम से पता लग रहा होगा कि जिस सेशन में भारत सरकार यानी निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करते हैं, वही कौन सा है? बजट सेशन। ये सबसे लंबा सेशन होता है पार्लियामेंट का। कब से कब तक होता है? ये जनवरी से मई के महीने तक होता है। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 5 महीने ये सेशन चलता है। और जब कोई सेशन चलता है पार्लियामेंट का, इसका मतलब पार्लियामेंट के सारे जो एमपी है वो लगभग आके पार्लियामेंट में मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो पहले क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, जब ये जनवरी में स्टार्ट होता है और फरवरी के लास्ट डे पे, या तो फरवरी के या लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में क्या होता है? बजट सेशन का बजट डिस्प्ले होता है। तो आपने देखा होगा फरवरी के लास्ट में ही बजट आता है हर साल, देखा है आपने? ठीक है। अब ये बजट आ गया, फिर बजट के ऊपर डिस्कशन होती है कि क्या बजट में कुछ खामियां हैं या नहीं। तो ये कहाँ डिस्कस होता है? पार्लियामेंट के अंदर, यानी लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी डिस्कस होता है। ये बात समझ गए आप? तो बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, इसमें ही बजट को प्रस्तुत किया जाता है। और बजट पेश करने के बाद 1 महीने का गैप आता है, इसको कहते हैं रिसेस आती है, और फिर से इस सेशन को शुरू किया जाता है। यानी 5 महीने लगता है ना। 5 महीने क्यों लगता है? पहले 2 महीने लगभग क्या हुआ? बजट प्रस्तुत करने में लग गए फरवरी तक, फिर 1 महीने का गैप आ जाएगा, फिर लास्ट के 2 महीने में डिस्कस होएगा कि बजट में कुछ खामियां थी, कुछ बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये तो हो गया आपका बजट सेशन, सबसे बड़ा होता है, इतना आपको जानना है। ये बुलाएगा कौन बजट सेशन को? प्रेसिडेंट ही बुलाएगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा को प्रेसिडेंट ही कहेगा कि आओ, बैठो और बजट को प्रस्तुत करो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब दूसरा जो सेशन होता है उसको कहते हैं मॉनसून सेशन, जिसकी बात इसमें की गई है। अब देखिए, आपको पता है जनवरी फरवरी में क्या होती है? सर्दियाँ होती है। फिर सर्दियों के बाद क्या आता है? मॉनसून आता है। अब बरसात आने लग रही है ना, लगभग 27 जून से कहा जाता है कि मॉनसून आता है भारत में, 27 जून से। तो अभी मॉनसून का सेशन आ गया है। तो जिस तरीके से भारत में मॉनसून आके बरसात होती है, इसी तरीके से पार्लियामेंट में भी बरसात होती है। किस चीज़ की? एमपीज के व्यूज़ की। यानी वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि कौन से पब्लिक मैटर है जो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे कोई मेन चीज़ें होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, या जम्मू कश्मीर को हटाने की बात हुई थी। जैसे आपने देखा होगा 2019 के अगस्त में क्या हुआ था? वो जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था, 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया था। तो वो कौन से सेशन में हुआ था? वो मॉनसून सेशन में हुआ था। तो मेन काम जो है सरकार के, वो मॉनसून सेशन में होते हैं, जो कि कब से कब तक होता है? जुलाई से कब तक होता है?
आप देख सकते हो लगभग लगभग सितंबर तक। तो वही है कि जुलाई से सितंबर तक होता है, लेकिन अब क्या कहा गया है आज के आर्टिकल में कि सेशन होएगा जुलाई से अगस्त तक। तो होता कब तक है वैसे? जुलाई से सितंबर तक होता है, अब वो छोटा कर दिया गया है। और इस सेशन में वही बात मैंने बताई है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर है वो डिस्कस किया जाता है। और बजट सेशन के 2 महीने बाद कौन सा लगता है? हमारा मॉनसून सेशन। देखिए बजट सेशन कब तक होता है? मई तक होता है, और मई के 2 महीने बाद देख लो, मई जून जुलाई, जुलाई से क्या स्टार्ट होता है? मॉनसून सेशन। ये बात मैंने इतनी बता दी आपको। अब लास्ट सेशन जो बचा हमारा वो कौन सा होता है हमारा? अब बारिश के बाद क्या आती है? फिर से हमारा सर्दियाँ आने लग जाती है, ठीक है। लास्ट में नवंबर दिसंबर में जाके सर्दी आने लगती है, तो इस सेशन का नाम रखा गया विंटर सेशन। तो 3 सेशन होते हैं, पहला बजट जिसमें बजट प्रस्तुत किया गया, दूसरा सेशन मॉनसून सेशन जिसमें पब्लिक मैटर को डिस्कस किया गया, और तीसरा कौन सा है? ये विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर, जो सबसे छोटा सेशन भी कौन सा है? हमारा विंटर सेशन। और ये तीनों सेशन ही प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। अब एक और बात समझ लीजिए आप, जो मैटर हमारे मॉनसून सेशन में रह गए थे डिस्कस करने, कुछ और इंपॉर्टेंट मैटर अगर कोई आता है देश में, तो वो लास्ट में विंटर सेशन में, यानी देश जो ईयर का एंड होता है उसके जो सेशन लगता है उसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो आपको समझ गए होंगे, इतनी बात मैं आशा करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सेशंस के बारे में, और मैं इसके बारे में और भी बातें आपको अभी बताने जा रहा हूं। और बातें क्या हो सकती है भाई? देखिए, मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट समन करता है। समन क्या होता है? मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा। समन क्या होता है? कि इनके मेंबर्स को बुलाना कि आप बैठो और डिस्कस करो, इसको समन कहते हैं। तो कौन करता है समन? प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल 85 में। अब देखिए, हमें देखने में फेस लगता है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है, प्रेसिडेंट ने सेशंस को बुलाया, हमें ऐसा लगता है। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रखता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, मोदी की सरकार है, और वहीं पे एक कमेटी बनी हुई है। वो कौन सी कमेटी है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो जो ये कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ये डिसाइड करती है कि तीनों सेशन कब कब से शुरू हो गए। तो असली में डिसीजन कौन ले रहा है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज बना दी गई है जो डिसीजन लेती है कुछ टास्क के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही एक कमेटी है पार्लियामेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी जो पार्लियामेंट के अफेयर्स होंगे उनके बारे में। तो वही डिसीजन लेते हैं कि कब सेशन लगेगा। तो वो डिसीजन लेने के बाद क्या देती है प्रेसिडेंट को कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सेशन अब से लगने जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब जुलाई से लगने वाला है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ने ये डिसीजन लिया कि जुलाई से सेशन लगेगा। कौन सी जुलाई? 19 जुलाई से। और इस डिसीजन को उन्होंने प्रेसिडेंट पे भेज दिया है, और अब प्रेसिडेंट फॉर्मली क्या करेगा? सम्मन करेगा दोनों हाउस को, लोकसभा और राज्यसभा को, आर्टिकल 85 का यूज करते हुए। फिर क्या होता है? एक और बात आती है कि प्रेसिडेंट एड्रेस करता है हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा को। एड्रेस करने का मतलब क्या है? जैसे ही हाउस लगेंगे, यानी जैसे बजट सेशन लगेगा, तो प्रेसिडेंट जाके वहां पर स्पीच देगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, बताएगा कि मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूं, क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे संबोधित करेगा। कौन? प्रेसिडेंट। अब यही लिखा गया है आर्टिकल 87 में। तो 85 में तो क्या था? प्रेसिडेंट इनको बुलाएगा, और 87 में क्या है कि प्रेसिडेंट जाकर वहां पर संबोधित करेगा। अब क्या हर एक सेशन में प्रेसिडेंट संबोधित करेगा? नहीं, हर एक सेशन में प्रेसिडेंट संबोधित नहीं करेगा। सिर्फ जो साल का पहला सेशन होता है, कौन सा? बजट सेशन। जब बजट सेशन शुरू होता है साल में, जनवरी के महीने में लगभग, तो प्रेसिडेंट लोकसभा में भी जाता है, राज्यसभा में भी जाता है, और वहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करता है। तो समझ गए आर्टिकल 87 क्या है? कि प्रेसिडेंट बजट सेशन की शुरुआत में जाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करेगा। अब अगली बात, क्या सिर्फ बजट सेशन में ही संबोधित करता है पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट? नहीं, वो एक और समय पर संबोधित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश के इलेक्शन मई के महीने में हो जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और मई के महीने के बाद अगला सेशन लगता है, कौन सा? मॉनसून सेशन। तो जो इलेक्शन के बाद, जो भारत में इलेक्शन होते हैं, भारत में इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन लगता है उसको भी प्रेसिडेंट संबोधित करता है। तो प्रेसिडेंट दो बार, दो दो ऐसे टाइम हो सकते हैं, दो ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जब प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करता है। पहला बजट सेशन की शुरुआत में, और दूसरा अगर भारत में इलेक्शन हुए हो और इलेक्शन के बाद लोकसभा फिर से फॉर्म्ड हुई हो, तो फिर से प्रेसिडेंट जाएगा कहाँ? लोकसभा राज्यसभा में उनको संबोधित करने। तो यही बात आपको मैंने यहाँ पर लिखी है कि प्रेसिडेंट दो समय पर उनको संबोधित कर सकता है, बजट सेशन की शुरुआत में, या फिर जब हमारे इलेक्शन हो जाए तब जो सेशन लगेगा उसमें। तो यही सारी बातें इसमें की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स।
अब एक लास्ट चीज रह गई है। ये तो था कि अलग अलग जाके प्रेसिडेंट बात कर रहा है, लोकसभा में भी लोगों को संबोधित कर रहा है, राज्यसभा में भी। अब कुछ एक ऐसे मैटर होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो कि लोकसभा में इसको पास कर दिया और राज्यसभा इसको पास ना करे, यानी कोई भी ऐसा जो एक्ट सरकार लाना चाह रही है कि एक हाउस उसको पास कर दे और दूसरा हाउस उसको पास ना करे, तो उस दुविधा में लड़ाई हो गई लोकसभा राज्यसभा की। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट दोनों की जॉइंट मीटिंग कराता है, यानी दोनों को एक साथ बुलाता है, किसको, लोकसभा और राज्यसभा को। इसको ही कहते हैं पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, जो कि आर्टिकल 108 में लिखा गया है। 108, ठीक है। आर्टिकल 108 क्या है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज का एक साथ सेशन बुलाएगा। क्यों बुलाएगा, वो इसलिए बुलाएगा क्योंकि एक हाउस ने बिल को पास कर दिया और दूसरा हाउस उस बिल को पास नहीं कर रहा, तो उन दोनों को साथ में बिठाएगा, वो साथ में डिस्कस करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। तो इसको कहते हैं जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। बुलाता कौन है इसे भी कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट, और इसमें जाना ही पड़ता है, ठीक है। कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो और जो फर्स्ट सिटीजन कह देगा वो हमें करना पड़ेगा। तो यही बात लिखी है मैंने कि जब एक हाउस बिल को रिजेक्ट कर दे, एक ने पास कर दिया दूसरा रिजेक्ट कर दे, या फिर दूसरा केस क्या है कि पहले हाउस ने, फॉर एग्जांपल लोकसभा ने बिल पास कर दिया, कोई भी बिल पास कर दिया और वो भेज दिया राज्यसभा पे कि आप इस बिल को पास कर दीजिए, और बाद में प्रेसिडेंट से साइन करवा के उसको एक्ट बना देंगे। तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास भेज दिया, लेकिन ये यहाँ से भेजने के बाद 6 महीने तक यहाँ पर पड़ा रहा राज्यसभा पर, और राज्यसभा इसको पास नहीं कर रही, यानी रिजेक्ट तो करा नहीं लेकिन पास नहीं कर रही। एक किस्म से ऐसा हो गया कि आपने अपने दोस्त को पैसे दे दिए और आप अपने दोस्त से पैसे मांग रहे हो, अब वो मना तो कर नहीं रहा लेकिन दे भी नहीं रहा। तो ऐसे ही जब अगर राज्यसभा पैसे कह रहा हूँ, राज्यसभा अगर बिल पास नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट दोनों का सेशन एक साथ बुला देता है और कहता है भाई आपस में बैठ के बातचीत करो। ऐसे ही सोच लो, मेरा दोस्त मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो मेरा तीसरा दोस्त क्या करेगा कि हमारी लड़ाई ना हो तो दोनों को साथ बिठा के कि भाई आप आपस में डिस्कस कर लो कि थोड़ा बहुत चल कम दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट क्या है, वो तीसरा दोस्त है। तो आप ये समझोगे, मुझे आशा है बहुत कुछ। तो यही मैंने बताने की कोशिश की है इसमें। अब चलिए मैं थोड़ा और लेके चलता हूँ आपको न्यूज़ की तरफ। अब ये तो फ्रंट पे न्यूज़ थी सारी, जो आज का एडिटोरियल मैं उठाने जा रहा हूँ, सिर्फ एक एडिटोरियल बताऊंगा मैं जो कि आपके काम का है। वो था ये जो फ्रंट एडिटोरियल है, बिल्कुल इसने कहा है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ओवर क्रिमिनलाइजेशन कर दे। अब इसको ऐसे समझिए, हमारे यहाँ क्या होते हैं, क्रिमिनल कौन होते हैं, कोई ऐसा एक्ट करे जो क्रिमिनल हो, जैसे मर्डर कर दिया, ठीक है, रेप कर दिया या फिर चोरी कर ली, ये सारे क्या है, क्रिमिनल एक्ट है। तो इसमें कहा गया है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, हमारी कोर्ट्स, हमारी पुलिस, तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोर्ट में पेश करती है और वहाँ पे हमें क्या मिलता है, जस्टिस मिलता है। तभी तो कहा गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी जो क्राइम हो और उसका जस्टिस मिले, उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए कि वो ओवर क्रिमिनलाइजेशन लगे, यानी क्रिमिनल को जितनी सजा मिलनी चाहिए उससे बढ़कर उसको सजा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए आमतौर पे मान्यता क्या होती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति को तभी कठिन सजा दे जब वो उस सजा के लायक हो, यानी ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा वो एक्ट नहीं किया और उसको सजा उस लेवल की दे दी गई। तो यही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आज के समय में क्या हो चुका है, सरकार के हाथ में है। इसको ऐसे समझे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता किस लिए, कोर्ट्स और पुलिस होती किस लिए, कि किसी को जस्टिस मिले, न्याय मिले, ठीक है, इसलिए होते हैं। लेकिन आज के समय पर क्या हो रहा है, सरकार इसको एज अ टूल ऑफ पावर यूज कर रही है, यानी सरकार अपनी पावर दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। और इसी तरीके से सरकार ने जस्टिस की बजाय पावर पे फोकस किया है, यानी अपनी ताकत दिखाने पर। और ऐसे ही क्या किया है, जो यूएपीए के अंडर लोगों को बुक्ड किया है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल लेक्चर ले रखा है, लेकिन आज मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये यहां पर लिखा हुआ है मैंने, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। भाई ये 1967 में लागू हुआ था। अब इस समय पर जो टेररिस्ट से डील करने के लिए हमारे पास एक्ट है वो कौन सा है, यूएपीए। लेकिन पहले ये इसके रिगार्डिंग नहीं था। अब समझिए बैकग्राउंड। सबसे पहले एक एक्ट आया टाडा, TADA। वो क्या था, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। ये 1985 में आया था। अब ये 1985 में क्यों आया था, देखिए मैंने आपको बता रहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था कहाँ पर,
अमृतसर के अंदर, क्योंकि क्या हुआ था वो खालिस्तान लोगों ने कब्जा कर लिया था कहाँ पर, अमृतसर गुरुद्वारे पर। तो फिर जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी तो फिर उनको भी जो खालिस्तान लोगों को था वहाँ पर शूट आउट किया गया था। कहाँ पर, हमारा जो अकाल तख्त है वहाँ पर अमृतसर। तो उसके बाद क्या होता था, जब ये एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई टेररिस्ट टाइप की, ठीक है, खालिस्तानी जो संगठन था उसके द्वारा, तो उसके बाद क्या होता है, सरकार एक एक्ट ले आती है टाडा, TAD, यानी टेररिस्ट की जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए। तो यही 1985 में आता है और ये लगभग 10 साल चलता है 1995 तक। अब ये हटाया क्यों गया था, ये हटाया इसलिए गया था क्योंकि इसमें अंधाधुंध लोगों को पकड़ा गया। यानी ऐसा नहीं है कि जिसने जो एक्टिविटी करी, अगर सरकार को ये लगा कि वो सरकार के खिलाफ है, यानी अगर कोई अपोजिशन में पार्टी में लेटर है तो उसको उठा लिया कि आप टाडा के अंदर बुक किए गए हो। अब टाडा क्या था, अगर आपको एक बार पकड़ लिया गया आपको बेल नहीं मिलेगी, यानी आपको कोर्ट से नहीं छोड़ा जाएगा, आपको पुलिस में जेल में ही रखा जाएगा, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इसका बहुत मिसयूज किया गया टाडा का और बाद में इसको 1995 में खत्म कर दिया गया। इतनी बात समझ गया आपको। तो इसी तरीके से अब 1995 में ये खत्म कर दिया गया। इसके बाद एक और एक्ट आता है 2002 में, वो कौन सा है, पोटा, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। पोटा की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो ये एक्ट आया था 2002 से और 2004 में इसको खत्म कर दिया गया। अब ये खत्म हुआ तो उस टाइम पे हमारे पास टेररिस्ट से लड़ने के लिए कुछ कानून तो होना ही चाहिए था। तो एक जो कानून पहले से चला आ रहा था UAPA 1967 से, उसमें एक अमेंडमेंट की गई और 2004 में उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक सेक्शन डाल दिया गया UAPA के अंडर। वो कौन सा है, सेक्शन 15। तो जो UAPA एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 15 डील करता है टेररिस्ट एक्ट से। तो वो यहाँ पर बताया गया मैंने कि UAPA एक्ट में टेररिस्ट एक्ट से डील करने के लिए सेक्शन 15 को डाल दिया गया। अब देखिए एक बात थी, सेक्शन 15 तो डल गया, लेकिन कमियां क्या है। सेक्शन 15 हम समझ गया टेररिस्ट से रिलेटेड है, उनसे डील करने के लिए, लेकिन इसकी कमियां क्या है। कमियां देखिए, पहली नंबर 1, इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है, वाइड और वेग है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये प्रॉपरली नहीं बता रहा है कि टेररिस्ट एक्ट होता क्या है। देखिए इस आर्टिकल में लिखा गया है कि दुनिया में अब तक कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये डिफाइन करने के लिए कि कौन से एक्ट टेररिस्ट एक्ट है। इसको ऐसे समझे, हमारे देश में आज़ादी से पहले भगत सिंह हुए, राजगुरु, सुखदेव हुए, तो वो अगर उनको अंग्रेजों के नज़रिए से देखा जाए तो वो टेररिस्ट थे, लेकिन वो हमारे लिए क्या थे, रेवोल्यूशनरी, हमारे हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो हमारे लिए। तो एक देश के लिए वो टेररिस्ट थे और हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर थे। तो इसी तरीके से कहा गया है कि टेररिस्ट की पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। एक बंदा किसी के लिए टेररिस्ट हो सकता है और दूसरे के लिए वो एक हीरो हो सकता है। ऐसे ही जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी आज तक उसने कमेटी बनाई थी कि आप डिफाइन करो कि टेररिस्ट एक्टिविटी होती क्या है, लेकिन 50 साल बीत गए, 50 साल, आज तक वो ये नहीं बता पाए कि टेररिस्ट होते कौन है। तो अब तक वर्ल्ड में कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसी तरीके से भारत में भी एक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि टेररिस्ट कौन होते हैं। इसमें लिखा गया है कि एनी एक्ट विद द इंटेंट टू थ्रेटन यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। अब ये इसने कह दिया कि भारत की जो अखंडता, संप्रभुता, इनको अगर इनको कोई ठेस पहुंचा रहा है तो वो क्या है, एक टेररिस्ट है। अब ये ऐसी डेफिनेशन है कि सरकार किसी को भी कह सकता है कि भाई ये भारत की अखंडता को तोड़ रहा है, तो सरकार अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लेती है। पुलिस को कह दे कि भाई इसको बुक कर ले, किसमें, UAPA में, क्योंकि इसने भारत की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, ये मतलब बहुत बड़ी वाइड डेफिनेशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर टास्क को ही टेररिस्ट टास्क कहा जाएगा। इसमें सरकार अपनी मर्जी से बुक कर लेगी किसी को भी इस डेफिनेशन का हवाला देते हुए। तो इस तरीके से आज तक टेररिस्ट की कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और कहा गया है सेक्शन 15 में कि कौन से, किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी होगी। उसने कहा कि अगर कोई बम का यूज़ कर रहा है, कोई एक्सप्लोजिव का यूज़ कर रहा है, या फिर कोई किसी को डायनामाइट का यूज़ कर रहा है, या फिर बाय अदर मीन्स। अब देखो ये सबसे खामी है इस सेक्शन की, क्योंकि अगर इसने लिख दिया है बाय अदर मीन्स, तो सरकार क्या करेगी, कोई भी एक्ट कर रहा है अगर कोई, तो उसको बाय अदर मीन्स में डाल के उसको UAPA के अंडर बुक कर लेगी। फॉर एग्जांपल, जब CAA के खिलाफ दिल्ली में पिछले साल आंदोलन हुए, तो उसमें कहीं पे बम नहीं यूज़ हुआ, कहीं पे नहीं, शायद बम हुए थे यूज़, तो कुछ पर्टिकुलर जगहों पे बम यूज़ हुए थे, तो उसको UAPA के अंडर बुक कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें थी जहाँ पर बम नहीं यूज़ हुआ, जहाँ पर डायनामाइट नहीं यूज़ हुआ, ठीक है, एक्सप्लोजिव नहीं हुआ, बस सिर्फ वहाँ पर वो इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बाय अदर मीन्स में अपने आप से ही कुछ और जोड़कर उनको बुक कर लिया, आधे लोगों को। ये इसमें कहा गया है।
यानी यूएपीए की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वेग है, यानी सरकार जब चाहे अपने मतलब से इसको इंटरप्रेट करके लोगों को पकड़ सकती है। तो यही बात इसमें कही गई है। तो इतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसमें कि पहले एक्ट होते जो टेररिस्ट से डील करने के लिए, वो था टाडा, फिर आया पोटा, फिर आया यूएपीए। और ऐसे ही एक और एक्ट है जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो बना था 1980 में। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो भी ऐसे ही कहते हैं कि भारत की अगर सिक्योरिटी पे कोई व्यक्ति खतरा होगा तो उसको टेररिस्ट समझ के बुक कर लिया गया, पकड़ लिया जाएगा। लेकिन एक बात और है, ये एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो ऐसा ही है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट है पीएसए, जिसके अकॉर्डिंग कुछ नेताओं को जेल में डाला गया था, जैसे अमर अब्दुल्ला, जैसे हमारी वो महबूबा मुफ्ती। तो इनको जेल में क्यों डाला गया था? पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए का हवाला देते हुए। तो एक किस्म से जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का जो एक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो एक छोटा रूप है वो कौन सा है? पीएसए। तो इतनी बात समझ के मैंने आपको इतनी बताने की कोशिश की। अब इन सारे एक्ट्स की एक खामी है कि इनमें लोगों को ज़्यादा पकड़ा जाता है, लेकिन जो कन्विक्टेड होते हैं, जो बाद में प्रूफ हो जाते हैं कि आप गिल्टी हो, वो कम प्रूफ हो पाते हैं। तो ये इस एक्ट की बहुत बड़ी खामी है, इन सारे एक्ट्स की। अभी इस टाइम पे ना तो है टाडा ना है पोटा, इस टाइम पे दो एक्ट है सिर्फ। वो कौन से हैं? एक तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और एक यूएपी है। तो ये बताने की कोशिश की है। अब एक और इस साइड आया है, ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से चल रही है। वो कौन सा है कि जम्मू में इंडियन एयरफोर्स के बेस पर एक अटैक हुआ। और अटैक ऐसे नहीं हुआ कि कोई टेररिस्ट आया और उसने अटैक किया। अटैक कैसे हुआ है? ड्रोन से। ड्रोन क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब क्या है? अनमैन्ड यानी जिसमें कोई आदमी ना बैठा हो, एरियल व्हीकल यानी जो हवा में उड़ रहा हो। तो ड्रोन्स क्या होते हैं? जिनमें कोई आदमी नहीं बैठा होता, सिर्फ उनमें बंदूक लगा दी, एक्सप्लोजिव रख दिया, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं ड्रोन्स के अंदर। तो यहां पर क्या होता है? एक्सप्लोजिव को रखकर इंडियन एयरफोर्स के बेस में जो जम्मू में था वहां पर गिराया गया। खुशी की बात यह है कि कोई किसी की मृत्यु नहीं हुआ, कोई हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, तो अच्छी बात यह है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंसर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले जो टेररिस्ट आता था, अगर वो खुद अटैक करने आएगा तो चांसेस रहते हैं उसको पकड़ के, पूरे चांसेस रहते हैं उसको पकड़ के उसको टर्मिनेट कर देंगे या फिर जेल में कैद कर लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन उससे निकलवा लेंगे। लेकिन अब देखिए, कोई ड्रोन आ रहा है, उसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है? कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ड्रोन को तो आप मार के ही गिरा सकते हो, ठीक है, और फिर वो मर जाएगा तो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, वो सजीव तो है ही नहीं, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। और वो अटैक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें टेररिस्ट को कोई हानि भी नहीं पहुंच रही। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो वो बून भी हो सकती है और वो बेन भी हो सकती है, यानी वो एक श्राप भी हो सकती है और एक अच्छाई भी हो सकती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत नेगेटिव यूज हो रहा है ड्रोन्स के थ्रू, और ड्रोन्स जो आगे बम घेर सकते हैं। अब अगली बात, जो ड्रोन्स होते हैं हमारे, वो रेडार पे नहीं पकड़े जाते। अब रेडार क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा इजराइल में बहुत सारे रेडार लगे हैं कि जैसे ही पैलेस्टाइन वाले मिसाइल छोड़ेंगे इजराइल को पता लग जाएगा। तो ऐसे ही हर एक देश की सिक्योरिटी के लिए रेडार लगाए जाते हैं बॉर्डर पर, कि अगर कोई हवाई जहाज आ रहा है तो पता लग जाए, कोई मिसाइल आ रहा है तो पता लग जाए। लेकिन ड्रोन्स की क्या कमी है? ड्रोन्स साइज में बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत कम हाइट पे उड़ते हैं। और जो रेडार्स है वो उन चीजों को पकड़ पाते हैं जो ऊंचाई हाइट पे उड़ रही हो, यानी जो ऊपर से प्लेन आ रहे हैं। लेकिन ड्रोन्स बहुत नीची हाइट पे उड़ते हैं, तो ड्रोन्स को रेडार से पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो एक सबसे बड़ी खामी ये आ रही है हमें इन टेररिस्ट से डील करने में। तो आज के समय में ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब कौन प्रोवाइड कर रहा है इनको टेक्नोलॉजी? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा वही है जिसका हेड है हाफिज सईद। हाफिज सईद आपने देखा होगा, दाढ़ी वाला एक, आप देख लेना, ठीक है। हाफिज सईद वही है लश्कर ए तैयबा का हेड, और इसने ही ये अटैक कराया है। और वो ये वही बंदा है जिसने 2008 में मुंबई के अटैक भी कराए थे। तो ये अटैक किसने कराया? लश्कर ए तैयबा ने कराया, जो कि हाफिज सईद इसका हेड है, और इन्हें मुंबई अटैक भी कराए थे। अब जो मैं आपको लास्ट बात बताऊंगा, पहले भी ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। ऐसे ही था, वेनेजुएला का एक प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर ड्रोन अटैक से उसको मारने की यानी असैसिनेशन की कोशिश की गई थी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पे। इसी तरीके से मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे देखना, सऊदी वर्सेस ईरान। बस शॉर्ट में बताता हूँ। सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के दुश्मन है। ईरान का जो मित्र है वो कौन सा है? एक देश है ओमान। और ओमान में एक रेबल्स पाए जाते हैं, हाउदीज। यानी रेबल्स मतलब
जो विद्रोह करने वाले हैं। तो हाउदी रेबल्स एक ग्रुप है आतंकवादियों का एक किस्म से, कहाँ पर, ओमान के अंदर, और वो अटैक किस पे करता है, सऊदी अरेबिया पे। तो पिछले साल क्या हुआ था, उन्होंने ड्रोन्स का यूज़ करते हुए, हाउदी रेबल्स ने ड्रोन का यूज़ करते हुए सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी थी वहाँ पर अटैक कर दिया था। तो आपने अगर ये न्यूज़ सुनी होगी तो वो यही थी कि वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ था। सो आई होप यू लाइक इट, और इसको शेयर कर देना भाई। मुझे कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो आप इसको पूरा देखा करें, ठीक है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक फालतू में कोई वीडियो बनाना सोचता हूँ, लेकिन मैं ऐसी वीडियो बनाना सोचता हूँ जिसमें आपको काफ़ी कुछ कंटेंट भी मिले। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर उठाया और शुरू हो गए। आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और मैं तब आपके लिए वीडियो बना के डालता हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी कर देना भाई अगर अच्छे लगे तो। थैंक यू।